इन नौजवानों को अगवा कर लेते हैं और उसके बाद कत्ल करके इनको फेंक देते हैं। वो जो खुजदार के अंदर कब्रें निकली जिसमें कई 100 डेड बॉडीज मिली, जिसके अंदर आप डॉक्टर हैं, आपको पता होगा, देयर वाज नो फूड इन देयर स्टमक्स। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं बलूचिस्तान का। जी हां, कभी हिंदुस्तान का हिस्सा रहा यह प्रदेश पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में आकारमान में सबसे ज्यादा लेकिन लोक संख्या में सबसे कम, लेकिन हिम्मत वाले लोगों का जो गुलामी नहीं स्वीकार कर सकते पाकिस्तान के नेताओं की, उन लोगों पर अत्याचार का ऐसा कहर ढाया जा रहा है कि दुनिया में क्रूरतम जो बादशाह हुए होंगे, जो डिक्टेटर रहे होंगे, जो सत्ताएं रही होगी, उनको भी शर्म आ जाए ऐसी गंदी दरिंदगी हरकत पाकिस्तान सरकार कर रही है। आज अपने ही देश के जनता के साथ कर रही है, नागरिकों के साथ कर रही है, मानवता के खिलाफ कर रही है और इसलिए आवाज उठाइए कि बलूचिस्तान को आजाद करो। हजारों लोगों के प्राण, बल्कि हजारों शब्द उन लोगों के बलिदान के लिए गलत होगा जिन्होंने लाखों से ज्यादा बलिदान दिए। वैसे तो पाकिस्तान के साथ वो जाना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन तब के हमारे देश के तथाकथित सर्वश्रेष्ठ नेताओं के गलती के कारण ये प्रदेश उनमें गया। लेकिन अब तब से लेकर अब तक वो अपनी आजादी की मांग उठा रहा है, उसके लिए बलिदान दे रहा है और अब उसका बलिदान, त्याग और उसके ऊपर होने वाले अन्यायों को दुनिया समझ रही है। बलूचिस्तान का स्थापना दिवस दुनिया के टॉप ट्रेंड में जा रहा है और पिछले 2-3 महीनों से लगातार कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लिए आवाज उठ रही है। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका के सर्वोच्च संस्था में जब भाषण दे रहे थे तो वहां के इंटेलेक्चुअल ग्रुप में से ही कोई उठकर फ्री बलूचिस्तान का नारा भी लगाने लगा है और करीब 100 देशों के मीडिया ने इस विषय पर विशेष कुछ ना कुछ कार्यक्रम किया है। ऐसे में मानवता के पक्षधर हम हिंदुस्तानी कैसे दूर रह सकते हैं? ये केवल पाकिस्तान के विरोध भर मात्र का मुद्दा नहीं है, यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, क्योंकि कभी हमारा ही हिस्सा रहे लोगों पर अगर अत्याचार, अन्याय हो रहा है तो उसके लिए हिंदुस्तान ने खड़ा होना चाहिए। और इसलिए हम भारत सरकार से और भारत के समाज से मांग करते हैं कि बलूचिस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए हम उनकी मदद करें। पहले मुद्दे को देखते हैं डिटेल में, फिर हमारे अतिथियों के पास चलते हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकतों से तो पूरी दुनिया वाकिफ है और समय समय पर पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब भी होता आया है। लेकिन आज हम पाकिस्तान की उस घिनौनी हरकत की बात कर रहे हैं जिसका सिलसिला आज से नहीं बल्कि आजादी के बाद यानी 1947 से जारी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की। वो बलूचिस्तान जो सालों से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। पाक सेना का घिनौना रूप अब दुनिया के सामने है। पाकिस्तान में केवल आतंकियों की हुकूमत चलती है, ये तो सब जानते हैं। पाक पीएम नवाज शरीफ भी पाकिस्तान को आतंकियों का खिलौना बनने से रोक नहीं सके, लेकिन पाकिस्तान की सेना आतंकियों से कम नहीं है, जिसने बलूचिस्तान में नरसंहार मचा रखा है। अभी तक केवल आपने आईएसआईएस की बर्बरता ही देखी होगी, लेकिन पाकिस्तानी सेना आईएसआईएस के आतंकियों से भी आगे है, जो खुलेआम निर्दोष बलूच नागरिकों की बड़ी निर्ममता के साथ हत्या कर रहे हैं और बलूचिस्तान की जनता पर अत्याचार किए जा रहे हैं। खुलेआम बच्चों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और हैरानी की बात तो ये है कि आज बलूचिस्तान की स्थिति क्या है ये सारी दुनिया से छुपाया भी जा रहा है। बलूचिस्तान में पाक सेना ने जो आतंक मचा रखा है, जो मौत का तांडव पाकिस्तानी सेना कर रही है, उसे दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया जाता। और जब भी बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए संघर्ष करता है तो पाक सेना उसका दमन कर देती है। पाकिस्तान सिर्फ अपने फायदे के लिए बलूचिस्तान को नष्ट करने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान के पापों का ये अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सेना ने बलूचिस्तान की धरती को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। आज पाकिस्तान का खूनी चेहरा अमेरिका सहित पूरी दुनिया के सामने है। हजारों नरसंहारों को अंजाम देने वाले पाकिस्तान जैसे पापी देश की करतूत ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान के पापों का घड़ा अब भर गया है।
अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाए। पाकिस्तान के पापी करतूतों की सजा मिलनी ही चाहिए और दुनिया के सभी देशों को एक मिलकर बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान पर दबाव भी बनाना चाहिए, क्योंकि मानवता को जिंदा रखने के लिए बलूचिस्तान की आजादी जरूरी है। ये दरिंदगी की हदों का एक उदाहरण अगर आपको मैं देना चाहूं तो जो बलूच बच्चों के डेड बॉडीज मिले थे, उनके जो मृत शरीर मिले थे, उनका जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उन बच्चों के पेट में अन्न का दाना तक नहीं था। भूखा तड़पा तड़पा कर मारने के बाद जब गोलियों से भुनने वाली हैवानियत लोगों में होती है तो पाकिस्तान होता है, यही कहना पड़ेगा। हमारे साथ ओपी गुप्ता जी है, पूर्व राजनयिक है, स्टूडियो में जुड़े हैं। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। हम पाकिस्तान की दरिंदगी और बलूचिस्तान की आज़ादी का आज विषय कर रहे हैं। हिंदुस्तान को शायद इतनी दरिंदगी का सुनने का भी अनुभव नहीं है, लेकिन आज हमको ये बताना होगा, क्योंकि वहाँ की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान आवाज़ उठाए, ये हम आज देश को आह्वान कर रहे हैं। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के अभी तक तो बलूचिस्तान में 1948 से लगातार वहाँ पर इंसर्जेंसीज और नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है और कई सालों तक चलता रहा। अभी लास्ट में जो है अकबर बुगती को जो है मारा गया मुशर्रफ के टाइम में। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो सरताज अजीज़ हैं, उन लोगों ने 3 डोसियर्स जो है वो वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने रखे हैं और इस तरीके से इस प्रधानमंत्री ने इस केस को अपने आप ही इंटरनेशनलाइज कर दिया है और ये बात सबके सामने उजागर हो गई है कि वहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं। इसलिए भारत का ये दायित्व बनता है कि वो उन लोगों से बात करे और उन लोगों को देखे क्या डिफ़िकल्टी है, वहाँ पर डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन करे और डेमोक्रेसी होने के कारण वहाँ के लोगों के डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस की वैल्यू करे, उनको जो है मदद करे। और इसके लिए हमें चाहिए कि बिल्कुल, लेकिन ये सब कुछ मदद जिनको करनी है उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों की पराकाष्ठा देखनी चाहिए। वहाँ की आर्मी क्या करती है, देखिए। ये कार्यकर्ता है जिन्होंने बलूचिस्तान का फ्री बलूचिस्तान की मांग की थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर आज़ादी के आंदोलन के लिए आवाज़ उठाई। कोई लोकतांत्रिक देश होने की दावा करने वाला पाकिस्तान कैसे अपने करतूत से नंगा होता है, इस वीडियो से हम देख रहे हैं। कहाँ है वहाँ की अदालतें, कहाँ है वहाँ की लोकतांत्रिक प्रतिष्ठान, कहाँ है मानवाधिकार जो हिंदुस्तान में आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, कहाँ है मीडिया जो बलूच के लिए मौन है, क्यों नहीं इनके लिए आवाज़ उठाई जा रही? हम इस दर्दनाक वीडियो को बस हम देख भी नहीं सकते ना, इसकी हिंदुस्तान को आदत है। जितनी क्रूरता हम हमारे फिल्मों में नहीं दिखा सकते, जहां की सब कुछ नाटक होता है, वो सत्य बलूच जनता के साथ कैमरों के सामने हो रहा है। इन वीडियो को बनाकर बलूचिस्तान के गांव में, शहरों में, गली मोहल्ले में दिखाया जा रहा है कि अगर बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करोगे, पाकिस्तान के खिलाफ बोलोगे तो यह हश्र होगा। गुप्ता जी, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश है, क्या यह लोकतांत्रिक देश का प्रतीक है? नहीं, पाकिस्तान एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, अभी भी डिक्टेटरशिप है, जहां पर शो के लिए जो है आउटसाइड आपको प्रधानमंत्री हैं, सभी लोग हैं, उन लोगों के अख्तियार में उतनी पावर नहीं है जितना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हाथ में है। वो बेसिकली एक पॉलिटिकल मिलिट्री गवर्नमेंट है और इसीलिए वो इतना अत्याचार करते रहते हैं। वो कई इलाकों में उनके यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, कराची में प्रॉब्लम चल रही है, पख्तून की अलग प्रॉब्लम चल रही है। तो इन सबों के लिए भारत सरकार को ज़रूर कुछ न कुछ स्टेप उठाना चाहिए, कहें से कि हमारा बेसिक इंटरेस्ट ये है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में पीस और शांति बनी रहे, वहाँ पर जो है इंटरनल प्रॉब्लम्स ना हो जिससे कि वो हमारे यहाँ ना बढ़े।
तो इसलिए हमें चाहिए कि वहाँ पर हम लोग इंटरवीन करें, उनके डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस की वैल्यू करें, उनको प्रमोट करें। आफ्टर ऑल इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री और वहाँ बिल्कुल ये हमने करना चाहिए। और ये सब कुछ करने के लिए भारत के लोग अगर रोज थोड़ा सा समय भी सोशल मीडिया पर आपसे बातचीत पर लगाएंगे तो निश्चित तौर पर दुनिया में ये बात पहुंचेगी। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद। हाँ नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बलूचिस्तान में ये मानव संहार किया जा रहा है, उसकी आवाज पूरे दुनिया में और भारत की सभी जनता को एक साथ उठानी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात को हमें आगे लेके जाना चाहिए। जो नरसंहार वहाँ पर हुआ है उसे देखते हुए हमारी सरकार को भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और जो गतिविधियां हो रही है उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो। हाँ जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? हमारे को ये कहना है, जो आप ये पाकिस्तान की अपने को न्यूज चल रही है पाकिस्तान मुसलमानों की, इससे अपने को क्या क्या फायदा मिलता है हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान में दुनिया के मानवता का भारत तो विश्व शांति की बात करता है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। दुनिया के किसी देश में मानवता का गला घोटा जा रहा हो और हिंदुस्तान चुप बैठे, यह हमारा चरित्र का हिस्सा नहीं है और ये कोई और लोग नहीं है। ये केवल 60, 65, 70 साल पहले हिंदुस्तान का हिस्सा थे। ये आज भी हमारे रिश्ते में कोई ना कोई लगते हैं। कल रात में किसी से मेरी सोशल मीडिया में चैट हो रही थी। वो व्यक्ति पानीपत में उसके दादाजी थे। उसके दादाजी की इच्छा के बगैर उनको पाकिस्तान में जाना पड़ा। वो बलूचिस्तान का हिस्सा है। उसके घर के तमाम लोगों के खिलाफ वही हो रहा है जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आप कहते हैं कि हम क्यों उस पर चर्चा करें? ये तो हिंदुस्तान का नैतिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है कि बलूचिस्तान को मदद करें। आइए हम आपको और कुछ इनकी दरिंदगी की उदाहरण दिखाते हैं। क्या होता है बलूचिस्तान में, देखिए। अब तीसरी मर्तबा उन्हें अगवा किया गया 7 महीने तक और वहाँ पे उनके साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद की गई थी। मेरे अबूजान कहते थे कि इस तरह यानी कि 2 माह तक उन्हें नींद बिल्कुल नहीं दी जाती थी। 2 माह तक बस वो लटके रहते थे और बहुत सी ज़्यादा तशद्दुद ज़हनी भी जिस्मानी भी, यानी खाना तो बस बिल्कुल 7 महीने तक बस थोड़ा थोड़ा देते थे। जी वो अक्सर औकात नहीं कहते थे क्योंकि वो डरते थे कि कहीं हम लोग जब भी वो बताते थे तो हम लोग रोने लगते थे। इसलिए बस वो कुछ कुछ बात ही बताते थे कि इस तरह मुझे मारा करते थे। और 2 महीने तक उन्होंने बिल्कुल जब भी यानी इस तरह उनकी ड्यूटी होती थी कि 7 महीने उन्होंने बिल्कुल धूप देखी ही नहीं थी। कि बिल्कुल अगर मेरी आंखें बंद भी होती थी तो आकर मुझे मारते थे कि मत सो जागो उठो। जब निकले थे तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल बहुत पतले हो गए थे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनकी टांगे बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल उनका चेहरा जिस तरह उनकी आंखों के गिर्द हल्के बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी बिल्कुल वो। क्योंकि फिर 7 महीने बाद हम लोग उन्हें ज़्यादा नहीं देख पाए क्योंकि वो जेल में हुए इसके बाद ना। तो इस वजह से कि मेरी छोटी बहन जब उस वक्त पैदा हुई थी, जब मेरे अबू जान हुआ हुए थे, करीबन 1 माह या 2 माह गुजरा था मेरी छोटी बहन को। और जब वो रिहा हुई तो मेरी बहन उसे पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये अब्बू है। यही वहां पर बलूचिस्तान के न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के घर की यह प्रतिक्रिया है। गुप्ता जी, क्या वहां पर बलूचिस्तान जो कि सिया प्रांत है, इसलिए उन लोगों का आरोप है कि हमारे ऊपर वहाँ पाकिस्तानी जो सुन्नी हैं वो अत्याचार करते हैं। क्या हिंदुस्तानी सियाओं का भी, वैसे तो हर मानवता मतलब हिंदुस्तानी तो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, उसने बलूचिस्तान को मदद करना चाहिए, लेकिन सिया होने का इतना बड़ा कीमत उनको चुकाना पड़ रहा है?
देखिए, पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान के हर इलाके में शिया सुन्नी झगड़ा चल रहा है, और चूंकि बलूचिस्तान में जो है जो फ़ौज जा रही है वो बेसिकली सुन्नी फ़ौज जा रही है, जो सुन्नी सेक्शंस जो हैं वो जा रहे हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम वहाँ अधिक है और शिया लोगों को अधिक ध्यान देना चाहिए। और ईरान से भी इनका प्रॉब्लम चल रहा है, ईरान में भी जो है, ईरान का भी बलूचिस्तान से जो है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अफगानिस्तान से भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। जो बलूचिस्तान है वहाँ पर फारसी भाषा बोली जाती है जो कि ईरानी है, वहाँ पर कल्चर भी ईरान का है क्योंकि लगा हुआ भी है, और ऐसे में ईरान इनको मदद कर रहा है, ये बात पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। इस कारण भी मुझे लगता है कि ईरान और पाकिस्तान में जो तनाव है उसका नुकसान यहाँ पर बलूचिस्तानियों को उठाना पड़ता है। बलूचिस्तान में जो वहाँ पर बहुत रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस है, ऑयल है और सभी चीज़ें हैं, तो जैसे बांग्लादेश में बंगालियों का एक्सप्लॉयटेशन होता था जूट को लेकर के, वही चीज़ मोर और लेस जो है डिफरेंट फॉर्म्स में हो रही है। इसलिए वहाँ क्योंकि स्ट्रेटेजिकली कराची के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो इस स्टेट में आता है, ये ईरान के लिए भी एक्सेसिबल है, रशिया के लिए भी दूसरा कोई समुंदर का गेटवे नहीं है, और अमेरिका के लिए भी अगर इस पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना है तो उनको इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं है। तो स्ट्रेटेजिकली दुनिया के कई देशों की नज़र भी इसके ऊपर है और पाकिस्तान इसके महत्व को समझता है। इस कारण भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत को इसको छोड़ना नहीं चाहेगा। जो चाइना के साथ वो जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसका एक मेजर पोर्शन बलूचिस्तान इलाके से होकर गुजर रहा है, इसलिए ये चीज़ जो है वहाँ पर उसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है और इसीलिए लोग वहाँ पर हैं। लेकिन चूंकि वहाँ पर विद्रोह शुरू पैदा हो रहा है, वो इकोनॉमिक डिससेटिस्फैक्शन और कल्चरल सबऑर्डिनेशन इन सब चीज़ों को लेकर के है। तो लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने फॉर्मली जो है यूएन जनरल असेंबली में ये मैटर रख दिया है और वहाँ पर भारत को एक्यूज़ किया है कि भारत इंटरवीन कर रहा है, इसलिए हमारी दृष्टि में भारत को जो है लीगल, मॉरल एंड डिप्लोमेटिक लोकस स्टैंडाई, लीगल स्टेटस हो गया है कि हम उस पर और ध्यान दें और देखें कि क्या क्या हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं और वहाँ के लोगों को बुला के हम बात करें कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। तो ये सब चीज हम लोगों को करना चाहिए। और दूसरा जो भारत के ऊपर आरोप लगता है कि कश्मीर और भारत, इसकी तुलना जब वो लोग करते हैं तो हम तो बलूचिस्तान हमारे साथ नहीं मांग रहे, जो कि कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का स्टैंड है वो हमारा बलूचिस्तान के बारे में है नहीं। तो हम नैतिकता के दृष्टिकोण से भी, मॉरली भी हम बड़े स्ट्रांग है, इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार ने गंभीरता के साथ इसको देखना चाहिए। ये हम भी यही सोचते हैं, कैसे कि हमारे यहाँ कश्मीर में तो लगातार हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, लोकल इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, सभी इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें सिमिलर नहीं है, दोनों चीज़ें अलग हैं। बिल्कुल। हम पाकिस्तान के आर्मी की बर्बरता के कुछ और वीडियो आपको दिखाते हैं। कपड़े पहने दो इसको, कपड़े पहने दो इसको। काम किए ना, इसे काम किए। कपड़े डाले। मुझे बताओ। चुपके सेंटर से। चलो चलो चलो। मैं बताता कोई नहीं दिए। मुझे बताने को दियो। एक थकाई छाटेगा। मुझे बताने को दियो। एक साथ उधर जाना कर दो कैमरा ले आगे बेटा अभी चाहिए बेटा मुझे अभी चाहिए मजी मेरे भाई को बचा लो बस मैं मर जाऊं कुछ नहीं होगा मेरे भाई को बचा लो मजी मेरे भाई को बचा लो बस मैं मर जाऊं कुछ नहीं होगा मेरे भाई को बचा लो मेरे भाई को बचा लो ये उसकी शलवार को क्यों उतारे वहां पर जो लोग हैं वो भी देखिए कैसे खड़े हैं, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी, क्या दबाव होगा, क्या प्रेशर होगा, क्या डर होगा।
कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहना है आपको? हेलो, हाँ नमस्कार। हम्म। हाँ, मैं नीरज गुप्ता बोल रहा हूँ, सुरेश जी, भिलाई से। हाँ आपसे कई बार पर्सनल भी मुलाकात हो चुकी है दिल्ली में, आपके कई शोज में। हाँ हाँ, ये कहना है, पहले तो 6-7 महीने से मैं आपके प्रोग्राम में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार मेरे को इंतजार करवाया जाता है और बोलने नहीं दिया जाता। आज पता नहीं कैसे मौका दिया गया है मुझे। अब मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, ये है कि हमारे को जो हमने पहले बांग्लादेश के टाइम हिंदुस्तान ने एक भूमिका निभाई थी, उस तरह की भूमिका अब नहीं निभाई जानी चाहिए, क्योंकि अब वक्त बहुत बदल गया है। हमें सिर्फ इनको एक नैतिक जो है सपोर्ट करनी चाहिए, और साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का जो है ये सच सामने लाया जाना चाहिए, जोर शोर से, प्रभावशाली तरीके से। अब तो बिल्कुल, धन्यवाद। हिंदुस्तान ने निर्णायक भूमिका निभाने की बात हिंदुस्तानी भी कर रहे हैं। आखिर आपने ही भाई है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, केवल सियाह होने का इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ रहा है। आज मुहर्रम के दिन सियाओं के इस न्याय अधिकार के लिए मांग करना हम लोगों का राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। हम आपको आर्मी की, पाकिस्तानी आर्मी की कुछ और दरिंदगी दिखाते हैं। बलूचों पर पाक सेना का कहर। बलूचों पर 1947 से ही पाक सेना का कहर जारी है। पाकिस्तान की थल और वायु सेना ने बलूचों का कत्लेआम करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। 1970 से बलूचों ने पाकिस्तान से अलग होने के लिए सशस्त्र संघर्ष करना शुरू कर दिया। बलूच युवाओं और पुरुषों को पाकिस्तानी आर्मी लगातार गायब करके उनकी हत्या कर रही है। बलूचिस्तान में अज्ञात स्थानों पर सामूहिक कब्रें मिलना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी बलूचों का हर रोज नरसंहार करती है, जिसकी हर रोज तस्वीर दुनिया के सामने आती रहती है। पाकिस्तानी सेना पकड़ो और गाड़ो की नीति के तहत काम करती है। निर्दोष बलूचों को पाक आर्मी पकड़कर पहले तो यातना देती है, फिर उनकी हत्या कर देती है और फिर उन्हें सामूहिक कब्रों में गाड़ देती है। गायब हुए लोगों के परिजन सर्दियों में कराची से इस्लामाबाद की पैदल यात्रा करते हैं। गायब हुए लोगों के परिजन अपनों के शवों को दफनाने के लिए महीनों खुली सड़क पर रहकर प्रदर्शन करते हैं। नवाज सरकार इन लोगों की कोई मदद करने को तैयार नहीं। 2003 से बलूचों ने पाकिस्तानी सेना से गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कर दी। ज्यादातर बलूच नेता या तो मार दिए गए या फिर विदेशों में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। हर गायब हुए बलूच कई युवाओं को संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर जाता है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पाक सरकार से पूछा, जो 360 लाश मिली है वो बलूचों की नहीं तो किसकी है? पिछले 5 साल में करीब 20,000 बलूच लोग लापता हुए, जिनमें से कुछ के शव मिले, कुछ के नहीं। अब्दुल कादिर बलोच अपने 29 साल के बेटे के क्षत विक्षत शरीर के पास बैठे बता रहे हैं उसका अपहरण ISI ने किया। अब्दुल कादिर बलोच बताते हैं, पाकिस्तानी सेना नई बलोच पीढ़ी को खत्म कर देना चाहती है। गायब हुए लोगों में 300 से अधिक महिलाएं भी हैं जिनका आज तक पता नहीं है। पाकिस्तान सरकार बलूच की जमीन तो बनाए रखना चाहती है, लेकिन वहां के लोगों को जीवित नहीं रखना चाहती। यही एक वाक्य में पाकिस्तान का बलूच के प्रति दृष्टिकोण है। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे। भाई को बचा लो, बस मैं मर जाऊं, कुछ नहीं होगा, मेरे भाई को बचा लो। इन नौजवानों को अगवा कर लेते हैं और उसके बाद कत्ल करके इनको फेंक देते हैं। वो जो खुजदार के अंदर कब्रें निकली जिसमें कई 100 डेड बॉडीज मिली, जिसके अंदर आप डॉक्टर हैं, आपको पता होगा, देयर वाज नो फूड इन देयर स्टमक्स। भाई को बचा लो, बस मैं मर जाऊं, कुछ नहीं होगा, मेरे भाई को बचा लो। इन नौजवानों को अगवा कर लेते हैं और उसके बाद कत्ल करके इनको फेंक देते हैं। वो जो खुजदार के अंदर कब्रें निकली जिसमें कई 100 डेड बॉडीज मिली, जिसके अंदर आप डॉक्टर हैं, आपको पता होगा, देयर वाज नो फूड इन देयर स्टमक्स। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए बलूचिस्तान का, जो हिंदुस्तान का कभी हिस्सा रहा। हमारे भाइयों के ऊपर वहां पर अत्याचारों की हदें पार हो गई है और पाकिस्तान इसको जमीन को तो
अपने देश में रखना चाहता है, लेकिन वहां के लोगों को मार रहा है। वह वैसे ही आबादी घनी नहीं है, लेकिन जो आबादी है उसको वहां से खत्म करने का पूरा प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। कारण क्या है? तो वहां पर रहने वाले शिया है, जो कि वहां पर सुन्नियों के अत्याचार से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं और अब दरिंदे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते। स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग वहां पर अब वास्तव बनने की दिशा में दुनिया भर से आवाज उठ रही है, और ऐसे में मानवतावादी और राष्ट्रीय कर्तव्य के तौर पर हिंदुस्तान ने इस पे कूद पड़ना चाहिए। पाकिस्तान हम पर अनावश्यक झूठा वैसे भी आरोप लगा ही रहा है, अब हम अगर आरोप लगाई है तो और खुलकर उतरने का हमारा कर्तव्य जरूर बनता है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए। हेलो, जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद। क्या कहना है आपको? हमारे को ये कहना है, अभी पाकिस्तान वाले इतना अपने साथ में जुल्म कर रहे हैं हिंदुओं पे, सिखों पे, और यहाँ पर हम इतनी सुविधा दे रहे हैं हमको, भाई इसका ये राजनीतिक में क्या वो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन हम आपको कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए, का शक्तिपूर्ण विलय 1947 में बलूचिस्तान का पाकिस्तान ने शक्तिपूर्ण विलय किया। पाकिस्तानी सेना ने क्वेटा पर आक्रमण कर बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। बलूचिस्तानी नवाबों ने विलीनीकरण पर हस्ताक्षर नहीं किए। पाकिस्तान का बलूचिस्तान से दोगला व्यवहार। बलूचिस्तान में कोई विकास नहीं है, बलूच युवा बेरोजगार है। पाकिस्तानी सरकार बलूचों की ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहती। ऐसे में बलूचों का प्रदर्शन करना हर तरह से जायज है। पाकिस्तानी सेना की पकड़ो और गाड़ो की नीति। पाकिस्तानी सेना बलूच युवाओं को पकड़ती है, यातनाएं देती है और फिर मार देती है। इसके बाद उनके शत विचत शरीर को जमीन में गाड़ देती है। शरीर पर ऐसे अत्याचार किए जाते हैं जिससे उनकी पहचान तक नहीं हो पाती। बलूच युवाओं का लगातार गायब होना। बलूचिस्तान में युवा लगातार गायब हो रहे हैं। इन युवाओं को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी उठा कर ले जाती है। पहले इन्हें यातनाएं दी जाती है, फिर इन्हें मार दिया जाता है। बलूचों की सामूहिक हत्याएं। एक ही जगह पर 360 शव बरामद होते हैं। इनमें कुछ की पहचान होती है। ये वो युवा होते हैं जो कुछ दिन पहले गायब हुए थे। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट सरकार से इन शवों के बारे में जानना चाहता है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं बताती। भारत सरकार का बलूचों के प्रति उदासीन नजरिया। बलूचों ने स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का साथ दिया। बलूच भारत संघ में शामिल होना चाहते थे, लेकिन भारतीय कांग्रेस के उदासीन रवैये की वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया। बाद में भी सरकारों ने इस ओर ध्यान। पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह इस विषय पर क्या कहते हैं, देखिए। इसको यहाँ भेजने की क्या जरूरत है? आपकी तो फौज ने खुद बलूचिस्तान के अंदर शफीक मिंगल के थ्रू कई 100 बच्चे मारे बलूचिस्तान के अंदर, स्कूल तबाह कर दिए। वो जो खुजदार के अंदर कब्रें निकली जिसमें कई 100 डेड बॉडीज मिली, जिसके अंदर आप डॉक्टर हैं, आपको पता होगा, there was no food in their stomachs and postmortem suggested that every one of them died alive. They were buried alive. 500 minimum बलोच children. आप ये सोचिए, जिस मुल्क में उन बलोचों के लिए एक आंसू नहीं बहा, वो एक बंदा 3 लड़कियों और मेरे दोस्त तालपुर के साथ पैदल मार्च करके गया फ्रॉम क्वेटा टू इस्लामाबाद। कोई नहीं साथ चला, कोई उर्दू दान, कोई पंजाबी, कोई इस्लाम का खलीफा, कोई सुल्तान, कोई कुतुबुद्दीन ऐबक, कोई नहीं मिला साथ। अकेले गए, वो अकेले वापस आए। और आसिया बीबी को आपने 6 साल से रखा हुआ है, कुछ तो उसकी भी बद्दुआएं सुनता होगा ऊपर वाला। ऐसे तमाम उदाहरण है, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी प्रतिक्रिया है। लेकिन गुप्ता जी से जरा चर्चा कर लेते हैं। गुप्ता जी, जब तारिक फतेह जैसे लोग हो या तमाम जो वीडियो हम लोगों को दिखा रहे हो, इतने सारे साक्ष्य है, इतने सारे प्रूफ है, उसके बाद भी विश्व समुदाय भी क्यों मौन है? ये लोगों का, वेस्ट के लोगों का तो अपना इंटरेस्ट था कि उनको अफगानिस्तान में उनकी फौजें हैं और ये हैं उनकी सुरक्षा के हेतु। चाइना इसलिए नहीं विरोध करता कि वो चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के NSA ने खुद ही डॉसियर प्रोड्यूस किया है,
इसलिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन में इस चीज़ को उठाया जाए, वहाँ डिस्कशन हो, जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का उस पर ध्यान जाए। हम लोगों को उसमें एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस। और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव जो ओमान, यूएस, यूके ये में फैले हुए हैं, उनसे बात करके जो वहाँ की फैक्चुअल पोजीशन क्या है, वो क्या चाहते हैं, इन सब में अपने डिप्लोमेट्स को एक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल, हमने बलूच के कुछ एक्टिविस्ट को कल से संपर्क किया। सोशल मीडिया पर कुछ लोग तो संपर्क में आए, कुछ लोग वहाँ से फ़ोन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज स्काइप पर लाइव भी जुड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनका कहना था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो आपका कार्यक्रम में ही हो सकता है कि हमें लाइव में उड़ा दिया जाए, इतना डर है। तो इसीलिए जो है कुछ कंट्रीज़ को सामने आना होगा। और चूंकि पाकिस्तान ने खुद ही पहल करके होल चीज़ को इंटरनेशनलाइज कर दिया है, इसलिए यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन और यूएन की कमिटीज़ में जो है इस चीज़ को कुछ कंट्रीज़ को रेज करना चाहिए, जिससे डिस्कशन शुरू हो और यूएन अपना कमीशन भेजे वहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक करने के लिए। तो ये सब काम होने चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार। मैं आकाश कुमार भाटिया दिल्ली से बोल रहा हूँ, गुरु तेग हाँ। बहादुर नगर से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांस्कृतिक रूप से हर प्रकार से शिया सुन्नी का भी झगड़ा है वहाँ पे। सांप्रदायिक रूप से भी बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा और आगे हो भी नहीं सकता। और अब तक जो सरकारें थी वो सब सूडो सेकुलर डरपोक सरकारें थी। अब एक बब्बर शेर अगर भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ है तो पुरजोर तरीके से मानवता के आधार पर बलूचियों की आवाज, बलूचों की आवाज आगे तक पहुंचानी चाहिए, पूरी दुनिया तक लेके जानी चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, धन्यवाद, सही बात आपने कही है। और जब से मोदी आए हैं तब से बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर का भारत से अपेक्षा बढ़ी है। वो सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि भारत के लोगों को टैग कर करके अपनी बात को कह रहे हैं, बता रहे हैं। उनको आशा है कि यहाँ पर अब हमारे लिए आवाज उठाने वाली सरकार है और शायद हम पर न्याय हो सकता है। अगले कॉल। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भारत का इसमें क्या रोल, क्या कर सकता है बलूचिस्तान के लिए, जैसा कि आप चाहते हैं, तो इसमें बलूचिस्तान के लिए भारत क्या कर सकता है, वो तरीके बताइए। धन्यवाद गुप्ता जी। कॉलर का जो कहना है राजनीतिक भाषा में शायद आप ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाए। देखिए, मैं कह रहा था कि उसमें जो है बेसिक हमें ये करना चाहिए कि यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूएन कमिटीज़ में इस चीज़ को उठाना चाहिए और हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए यूएन को कि चूंकि पाकिस्तान ने खुद ही ये मामला यूएन को रिफ़र किया है, इसलिए यूएन वहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमेटी की एक सब कमीशन को, एक ग्रुप को वहाँ पर ऑन द स्पॉट स्टडी के लिए भेजे। ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। और इस चीज़ के लिए भारत सरकार और अन्य सभी सरकारों को भी जो है ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर ध्यान देना चाहिए और वहाँ एक कमीशन भेजना चाहिए। साथ ही भारत के जो मित्र देश है उनको भी इस विषय पर एक्टिव होना चाहिए। यस, वही तो मैं कह रहा हूं। क्या भारत सरकार ने आर्थिक या सैन्य या गुप्त तरीके से मदद नहीं करनी चाहिए? अब ये सब चीजें तो टीवी पर हम लोग नहीं कह सकते, हो सकती, लेकिन पाकिस्तान जिस प्रकार की आग हमारे देश के खिलाफ उगलता है और वो समक्ष इस देश में घुसकर हमारे खिलाफ जो छद्म धर्म युद्ध खेल रहा है, ऐसे में मुझे लगता है कि हम खुलकर भी करेंगे तो भी हम मानवता के लिए करें, जबकि उनका कृत्य दानवता का है। इस देश की जनता क्या कर सकती है? तो इस देश की जनता सोशल मीडिया के द्वारा इस पर आवाज उठा सकती है। विदेश में, खास करके विकसित देशों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के द्वारा वहां की सरकारों को भी इस विषय में कुछ ना कुछ करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए कह सकती है। सोशल मीडिया में जब भी बलूचिस्तान के लिए ट्रेंड चले तो उसको और उठाने के लिए मदद कर सकती है। इस विषय को विश्व पटल पर लेके जाने के लिए जिसको जिस ताकत से संभव है वो सब करना चाहिए। कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर, गुजरात से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो नाम है, पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया में ही नाम खराब कर रखा है सर। पहली बात तो ये है कि हमारे जो भाई इंडियन भाई हैं जो 47 में वहाँ गए थे साहब, अभी भी मुसलमान हो या हिंदू उनको मुहाजिरीन के नाम से बुलाया जाता है।
हालांकि हमारे देश के अंदर उनको पाकिस्तानी जो आए थे वो इज्जत से रहते, वो भूल चुके हैं कि कौन पाकिस्तानी है कौन इंडियन है। तो पाकिस्तान ने तो दुनिया के अंदर वो काम किया है कि कुछ शैतान को भी शर्म आ जाए सर। आज ये कत्लेआम कर रहा है, ये मुसलमानों को कर रहा है, तो फिर हमारा क्या आएगा। और हिंदुस्तान को मुसलमान को तो मुसलमान समझता ही नहीं है। कई साल में मक्का गया था सर, मक्का के अंदर मुझे पाकिस्तानी मिला था मदीना के अंदर। उसने मुझे पूछा कि आप कहाँ को हो, मैंने बोला गुजरात का हूँ मैं। तो बोले गुजरात के हो भाई, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम हिंदुस्तानी हो, हम बदनसीब है मुसलमान के हम पाकिस्तानी है। उसने बहुत कुछ बोला सर, और उसने उम्मीद जताई थी, मुझे बोला था कि अगर नरेंद्र मोदी, जो बलूचिस्तान का था, कोयटा का रहने वाला था, उसने मुझे बताया था कि अगर हम तुम्हारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर हमको साथ दे तो हम जो बलूच है उनको कत्लेआम इतना हो रहा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। वहाँ हिंदू देखे जाते हैं ना मुस्लिम देखे जाते हैं, बस सिर्फ कत्लेआम है। और ये शैतान सर नहीं सुधरेगा। जिस तरह हमने बांग्लादेश को साथ दे के आजाद कराया, आज वो सुखी है और हम हमारे साथ अभी संबंध भी अच्छे हैं, उनके दोस्ती भी अच्छी है। इस तरीके से इस शैतान को हमको पूरी दुनिया में, इसका नाम जहाँ भी जाता है सर, कहीं भी जाओ पाकिस्तानी, इनके नाम से लोग नफरत करते हैं सर। बस यही कहना था मुझे। और एक बात सूरज जी आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस शो के बाद 5 मिनट के लिए सिर्फ मैं नंबर देता हूँ आपके ऑपरेटर को, महत्वपूर्ण बात करनी है आपके साथ, पर्सनल बात करनी है सर, आप मुझसे बात कीजिए। बस मैं आपको नंबर देता हूँ ऑपरेटर का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज की इस कार्यक्रम से घोषणा भी करता हूं कि जैसे इकबाल भाई बोल रहे हैं कि जो लोग व्यक्तिगत कुछ खास विषय बताना चाहते हैं उनके लिए मैं इस कार्यक्रम खत्म होने के बाद इन्हीं नंबरों पर अगले 15 मिनट तक, आप 5 कह रहे हैं, मैं 15 मिनट तक अतिरिक्त उपस्थित रहूंगा, जिससे कि प्रत्यक्ष संवाद भी आप लोगों से हो सके। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, मेरा नाम दिलशाद है। बोलिए। और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं सुन्नी मुसलमान हूँ। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये जिस तरीके से ये पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, हाँ। ये तो मुसलमानों के ऊपर सरासर जुल्म है, चाहे मुसलमान हो या किसी भी कास्ट का हो। हाँ। इस तरीके से बिल्कुल जुल्म है। बिल्कुल। और इसको रोकना चाहिए, सभी को मिलकर रोकना चाहिए। बिल्कुल रोकना चाहिए। हाँ, हम लोग तो ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसलिए ये आवाज उठाना, मतलब यहाँ के सुन्नी भाई ने भी जब कॉल करके बात कही तो अच्छा लगा। और मैं तो हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी कहता हूँ, हालांकि कुछ लोग अपने आप को धर्म के आधार पर हिंदुस्तानी नहीं मानते, ना साबित करते, या भले ही दिखावे के लिए कहते हो लेकिन व्यवहार में नहीं आते हो। इस विषय पर समूचे हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान की मदद करनी चाहिए। एक बलूच नेता अपने मुंह से खुद क्या कह रहे हैं, देखिए। बल्कि पूरी उसकी आज़ादी की एक जंग है और इस जंग को रोकना पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। आप जिसके नतीजे में देख रहे हैं कि आए दिन आप अखबारात में भी, टीवी में भी देखते हैं कि ये लोग हर दिन कोई ना कोई नौजवान वकील, डॉक्टर, पढ़े लिखे लोगों को, दुकानदार हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, उनको कत्ल करके ये कभी खड़कूचा में फेंकते हैं मुस्लिम के इलाके में, कभी लखपास पे फेंक देते हैं, कभी हज़ारगंजी में फेंक देते हैं, कहीं शहर के अंदर फेंक देते हैं। इन नौजवानों को अगवा कर लेते हैं और उसके बाद कत्ल करके इनको फेंक देते हैं। कि इस तरीके से स्टेट टेररिज्म को ये आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि बलोच जो है इससे टेरराइज हो जाएंगे और अपने मकसद को। कत्लेआम का एक और वीडियो। निकल, चुप। बलोची कुत्ते। वो वीडियो नहीं दिखा सकते जो उस हिस्से को हम नहीं दिखा सकते जिस हिस्से में प्रत्यक्ष रूप से जान ली जाती हो, क्योंकि हमको इसके डेड बॉडी के साथ जो बर्बरता हुई हम आपको नहीं दिखा सकते। क्या 1-2 लोगों को गोली मारने के बाद, वो मरे हैं ये पता होने के बाद, अगर उनके शरीरों पर कोई अपना पूरा गन खाली कर देता है तो आप उसको क्या कहेंगे? शायद हमारे तो हिंदुस्तानियों की डिक्शनरी में तो, भाषा में, व्याकरण में ये शब्द ही नहीं है। और ऐसी हैवानियत केवल पाकिस्तान में हो सकती है, ऐसे देशों में हो सकती है जहां पर इंसानों को इंसान
नहीं माना जाता। परिणाम क्या भुगतने होंगे देख लेते हैं। बलूचिस्तानियों की युवा पीढ़ी खत्म हो जाएगी। बलूचिस्तानी आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तानी सरकार मूल बलूचों को खत्म करना चाहती है। इसके लिए पाकिस्तानी सेना बलूच युवाओं का कत्लेआम कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से खत्म हो जाए। बलूचिस्तान में पाक सेना का नरसंहार जारी रहेगा। पाकिस्तानी सेना जिस तरह से बलूचिस्तान में नरसंहार कर रही है, अब ये बात किसी से छुपी नहीं रही है। सामूहिक कब्रों का मिलना लगातार जारी है। पाकिस्तानी सरकार इन मौतों पर चुप्पी साधे बैठी है। बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का कत्ल होता रहेगा। बलूचिस्तानी अपनों के शवों को पाने के लिए महीनों सड़क पर बैठे आंदोलन करते हैं, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। ना तो इन्हें इनके बच्चे सौंपे जाते हैं और ना ही उनकी लाशें। पाकिस्तानी सेना लाखों लोगों का कत्ल कर देगी। जैसा पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में किया, वैसा ही कुछ आज बलूचिस्तान में हो रहा है। हजारों लोगों की हत्या की जा रही है। दुनिया चुप है, कोई बलूचिस्तानियों की सहायता करने वाला नहीं है। बलूची लोग भारत का रुख करने लगेंगे। जब पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में कत्लेआम किया, तो बांग्लादेशियों ने भारत का रुख शुरू कर दिया। ऐसे में भारत पर अतिरिक्त दबाव आ गया। भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर खतरा मंडराने लगा। ऐसा ही कुछ आगे हो सकता है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन एक बलूच नेता की और बाइट हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहते हैं। मैं कहूँ कि वो बलूचों के कातिल हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज जो यहाँ पे जो जुल्म और सितम PFC कर रही है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी आपको। यहाँ तक कि यही FC थी जिन्होंने मतलब हमारे जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनको पकड़ के उनके माल मवेशी लूट लिए, उनको जलाया गया, उनको जलते हुए खोलते हुए ड्रमों में, डांबर के ड्रमों में, तारकोल के ड्रमों में। मतलब अगर हम इनके शब्द सुनाएं तो हम सो नहीं पाएंगे, हम सुन नहीं पाएंगे। इतनी खतरनाक यातना। हिटलर ने तो केवल गैस चेंबर में लोगों को डालकर मारा था, यहाँ पर डामर में टालकोट जिससे हम सड़क बनाते हैं उसमें लोगों को डुबोकर मार रहे हैं। ऐसी चीजें केवल शैतान ही सोच सकता है कि ये इंसान को मरते दम तक कितनी जबरदस्त यातनाएं दी जाए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हाँ, पूना से राजेश पांडे बोल रहा हूँ। बोलिए। जय हिंद सुरेश भाई। बोलिए बोलिए। हमें जो पाक के कब्जे में कश्मीर है उसके लिए आजादी के लिए भी बोलना चाहिए। बिल्कुल, हमने तो जब से ये मुद्दा उठाया है कि हम आज़ाद कश्मीर की तो बात करते हैं, जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में गुलाम कश्मीर रखा है उसकी बात कब करेंगे। 3 महीने पहले हमने इसको उठाया था और उसके बाद भारत सरकार ने भी इस मुद्दे को उठाना शुरू किया। हिंदुस्तान ने भी उठाना चाहिए, लेकिन आज बात बलूचिस्तान की हम कर रहे तो उस मुद्दे को जोड़ देते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। सर, मैं आर के गुप्ता बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, ये जो साहित्यकार हैं, ये जो अपना जो ये साहित्यकार जो यहाँ पर जो पुरस्कार डिमांड कर रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं, इनको पाकिस्तान जाके थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहिए इन साहित्यकारों को। वहां तो इनकी जान बख्श दी तो भी बहुत हो जाएगा। ये सारे ड्रामे हिंदुस्तान में होते हैं। पाकिस्तान जैसे देशों में ये आज़ादी नहीं है। हालांकि आज़ादी नहीं, इस आज़ादी का मतलब बल्कि स्वतंत्रता नहीं, ये स्वैराचार है जो हिंदुस्तान में कुछ साहित्यिक ढोंग के नाम पर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। इस बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों पर मोहम्मद राना को अपना पुरस्कार लौटाने की बात नहीं हुई। अच्छा, वो तो चली हिंदुस्तानी पुरस्कार है, लेकिन इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी पुरस्कार लेके रखे हैं। एक दिलीप कुमार, आपको याद होगा, फिल्मी कलाकार, जिसको लोग हीरो कहते हैं, इस दिलीप कुमार ने शान पाकिस्तान पुरस्कार लिया हुआ है। अब तो दिलीप कुमार भी अपना इस्लामी नाम लगाने लगे हैं क्योंकि अब फिल्मों की जरूरत नहीं रही। क्या हिंदुस्तानी जो वे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी पुरस्कार लिए हैं, या मैं ये कहूं कि दिलीप कुमार जैसे लोग जिन्होंने पाकिस्तानी पुरस्कार लिए हुए हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर, बलूचियों के ऊपर हो रहे अन्याय के विरोध में वो इसे वापस क्यों नहीं लौटाते? अगले कॉलर। जय हिंद। मैं जो जितेंद्र कुमार शुक्ला बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से।
बोलिए। जिस दृश्य को मैं आज जो देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, हमारी प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है, हमारे देश के नेताओं की जिम्मेवारी है। अगर मेरा खून भी काम जो आता है तो मैं देने के लिए जो तैयार हूँ, और मेरा सर भी काम है तो मैं अपना सर भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। वाह, धन्यवाद। मैंने यही कहा कि ये हिंदुस्तानियों का नैतिक भी कर्तव्य है। 60-70 साल कोई लंबा पीरियड नहीं है। जो हमारे साथ हमारे लोग हैं उनके ऊपर अगर हमसे दूर जाकर हमारे साथ नहीं रह सकते, ये बहाना बनाकर अलग देश बनकर जिन्होंने अत्याचार शुरू किए हैं उनको छोड़ना नहीं है। उपाय क्या हो सकते हैं उसको देखते हैं। पाकिस्तानी सेना के नरसंहार को दुनिया के सामने रखा जाए। ऐसे पाकिस्तानी पत्रकार जो सच्ची पत्रकारिता करने वाले हों, जैसे एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अपनी जान जोखिम में डालकर बांग्लादेश के मामले को उजागर किया था, वैसे ही बलूचों के हक के लिए लड़े, तभी दुनिया पाकिस्तानी सेना के कारनामों को जान पाएगी। बलूचों की मदद के लिए दुनिया आगे आए। जिस तरह से बलूचों का सामूहिक नरसंहार हो रहा है, बलूच अपना घर छोड़कर बेघर हो रहे हैं। ऐसे में दुनिया को आगे आकर बलूचों के हक में आवाज उठानी चाहिए। मानवाधिकार कार्यकर्ता बलूचों की मदद करें। कोई भी मानवाधिकार कार्यकर्ता बलूचों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। वैसे तो दुनिया में कई ऐसे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो छोटे छोटे मामलों को लेकर हंगामा करते रहते हैं, लेकिन बलूचों की सुनने वाला कोई नहीं है। बलूचों को उनका हक मिले। बलूच 1945 से अपनी जिस हक की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार और दुनिया उनके हक को दिलाने के लिए आगे आए। पाकिस्तानी सेना को हत्याओं के लिए सजा मिले। पाकिस्तानी सरकार तो सेना पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तानी सेना को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के सामने खड़ा करना चाहिए, जिससे बलूचों को न्याय मिल सके। बलूच के नागरिक क्या कह रहे हैं, इसको सुनते हैं। बलूच कौम की आज़ादी है, पंजाबी तसल्लुत से छुटकारा हासिल करना है, और बलूच कौम के लिए एक खुशहाल ज़िंदगी है जिसमें अमन, इंसाफ और बराबरी हो। हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तानी कौन है? पाकिस्तानी कौम है? पाकिस्तानी तो कौम नहीं है। यहाँ सिंधी है, बलोच है, पश्तून है, पंजाबी है, ये सारे अक़वाम है। पाकिस्तानी तो कोई कौम नहीं है। अब हमें ज़बरदस्ती क्यों कोई पाकिस्तानी बना रहा है और बना के हमारे वसाइल को लूटना चाहता है? तो यहाँ हम उसके इदारों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जितने भी उसके इंतज़ामी इदारे हैं, चाहे पुलिस है, कोई और इदारे हैं, जो इस लूटमार में उसको तक़वियत दे रहे हैं, जो उसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं, हम उनको कमज़ोर कर रहे हैं। ये जंग हमारे हाथों से ज़्यादा पंजाबी के हाथ में है, पंजाबी आर्मी के हाथ में, कि वो उसको किस तरफ ले जाना चाहता है। वो ज़्यादा बलोच पे प्रेशर डालेगा, वो ज़्यादा दबाने की कोशिश करेगा, वो ज़्यादा बेरहमी करेगा, वो औरतों बच्चों को मारेगा, वो बेगुनाह बलोचों को मार रहा है। हो सकता है अगर वो कल खला को बहुत ज़्यादा बमबारी करेगा हमारे आम लोगों पे, जो पहले भी किया उसने, शायद इस वक्त तक हम सब्र से काम कर। हम ऐसे भी नहीं है कि हम कहते हैं कि हम किसी की नस्ल खुशी करना चाहते हैं, नहीं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बलोच इस वक्त हालत जंग में, बलोच पे हर गुजरने वाले दिन बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। यहाँ पे आर्मी, खुफिया एजेंसी हैं, हमारे नौजवानों को अगवा कर रहे हैं, जो 2-2, 3-3 साल से, जिनका कोई अता पता नहीं। बलोच हालत जंग में है, और बलोच ये चाहता है कि जब तक हम अपने सरजमीन पे बाख्तियार न हो, हमारे वसाइल, हमारी सरजमीन हमारे इख्तियार में हो, कोई हमसे कोई भी तवक्को न रखे। बलोच का घर जल रहा है और कोई आके बैठ जाए, कहे कि जी मैं यहाँ पे अमन की वो गीत सुनूंगा या अमन की जो है किस्से सुनूंगा, ये शायद उसकी देखिए, ये अमन के कबूतर उड़ाने वहाँ भी लोग जाते हैं और वहाँ लोग क्या कहते हैं। गुप्ता जी की अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। उपाय की दिशा में क्या? उपाय की दिशा में जो है हम लोगों का ये होना चाहिए कि हम लोग अपने सरकार की ओर से बलूच के लिए जो है वो मॉरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट एक्सटेंड करें। सेकंड स्टेप ये होना चाहिए कि हम अपने मित्र देशों से बात करके और ह्यूमन राइट्स वाले ऑर्गेनाइजेशन से बात करके यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन में इस चीज़ को उठावें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि एक यूएन का डेलीगेशन इन एरियाज़ में विजिट करे फैक्ट फाइंडिंग के रूप में, और जिससे कि अब बात आगे बढ़े। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमने प्रयास किया कि हमारे बलूच भाइयों पर होने वाले अन्याय को, अत्याचार को दुनिया के सामने रखें। हम ये भी प्रयास करेंगे कि मानवता के नाम पर आंदोलन करने वाले हिंदुस्तान के तमाम और ड्रामेबाज भी बलूचिस्तान के लिए भी थोड़ा सा समय निकालें।
लेकिन उनको कोई फोर्ड फाउंडेशन इसके लिए मदद नहीं करेगा, इसलिए वो कुछ नहीं करेंगे। कार्यक्रम के आखिर में मैं दोबारा दिलीप कुमार जैसे लोग जो पाकिस्तान के पुरस्कार लेकर बैठे हैं, वो वहां पर हो रहे मानवता के कत्लेआम के खिलाफ अपने पुरस्कारों को वापस लौटाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मेरे भाई को बचा लो, बस मैं मर जाऊं, कुछ नहीं होगा, मेरे भाई को बचा लो। इन नौजवानों को अगवा कर लेते हैं और उसके बाद कत्ल करके इनको फेंक देते हैं। वो जो खुजार के अंदर कब्रें निकली जिसमें कई 100 डेड बॉडीज मिली, जिसके अंदर आप डॉक्टर हैं, आपको पता होगा, देयर वाज नो फूड इन देयर स्टमक्स।